अस्सलाम वालेकुम। कैप 7 कंप्लीट लो। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 57 है। चैप्टर 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें किसी तरह की कोई भी हमारी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल हमने जी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से मुराद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड अगर हम वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब है कि कंसोलिडेट जो होनी है वो सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। अलग अलग लोग कंसोलिडेट नहीं करते रहेंगे कि मेरी ये सब्सिडी मैं अलग से करूं, अच्छा मेरा जो पेरेंट है वो मुझे मिला के कंसोलिडेट करेगा, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ अल्टीमेट पेरेंट जो होते हैं, जो सबसे ऊपर है, एक मेन आपका होल्डिंग कंपनी का पेरेंट है, वो ही सिर्फ इसको कंसोलिडेट करते हैं। इसके स्टैंडर्ड्स आपको पता है। IFRS 3 ये बताता है कि क्या ये बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ भी है नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अगर एक बिजनेस एक्वायर कर रहे हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को एज अ सब्सिडरी अगर है आपका 50% प्लस है, फिर आप उसको कंसोलिडेशन में लेके जा सकते हो। इफ यू आर नॉट एक्वायरिंग अ बिजनेस, यू आर जस्ट एक्वायरिंग अ काइंड ऑफ एसेट। जिस तरह आप कह रहे हो, हमने बिल्डिंग की बात की थी, ठीक है, आपने बिल्डिंग लेके रख ली है, या आपने एक कंपनी खरीदी है जिसके पास सिर्फ एक बिल्डिंग है, जिसके पास सिर्फ एक हेड ऑफिस था, आपने सिर्फ वो खरीदा, कुछ नहीं कर रही, तो भाई आपने बिजनेस एक्वायर नहीं किया। यू जस्ट हैव परचेज्ड एन एसेट, जो कि आप फिर अपने डेफिनेशन के मुताबिक या IAS 16 में ले जाएंगे या IAS 14 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह में ले जाएंगे, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के लिए तो भाई पहले जरूरी है कि वो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो। देन हमने कहा कि भाई कंसोलिडेशन आपका जो है पेरेंट है वो करता है। अच्छा, फिर हमने कहा कि फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं कि भाई सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर कुछ और है, पेरेंट या होल्डिंग का कुछ और है। तो कानून कहता है कि भाई अगर आपका फाइनेंशियल ईयर सब्सिडरी का पेरेंट से 90 डेज से ज्यादा का डिफरेंस है, 90 डेज से ज्यादा दूर है, तो फिर भाई वो इंटरम क्लोजिंग करेंगे। इंटरम क्लोजिंग से मुराद क्या है? होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे ताकि वो कंसोलिडेट हो सके, ठीक है। ये हमने कुछ बेसिक बातें कल डिस्कस की हैं। बाकी इनकी ऑथेंटिकेशन अप्रूवल वगैरह का तरीका का मैकेनिज्म वही है जो कि वैसे दूसरे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। अच्छा जी, अब आगे जरा डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के ऊपर आज हमने ये पढ़ना है, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। अच्छा हमने बात पहले भी डिस्कस की थी कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी पार्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। वो बेसिकली ये होती है कि हमने क्या किया है, अभी कंटेंट्स पे उसके डिस्कस कर लेंगे, पूरे साल में हमने क्या किया, मोटी मोटी बातें उस पर आ जाएंगी, अहम बातों के ऊपर डायरेक्टर्स का ओपिनियन क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिर चेयरमैन का रिव्यू भी होता है, चेयरमैन भी अपना रिव्यू देता है बोर्ड का, ये चीजें होती हैं। अच्छा, क्या ये हर कंपनी के लिए है? तो देखें, कानून ये कहता है कि हम बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते हर कंपनी के ऊपर। कानून को पता है पाकिस्तान के अंदर भी ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो बड़ी LSCs या लार्ज साइज एंटिटीज नहीं है या लिस्टेड एंटिटीज नहीं है, बल्कि वो मोस्टली जो होती हैं SMEs है, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज हैं। तो इसलिए कानून बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालता। कानून ने भी यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन क्रिएट किया। पढ़े जरा। सबसे पहले आ गया कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट, द बोर्ड शैल प्रिपेयर, मतलब कि डायरेक्टर्स शैल प्रिपेयर अ डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी अदर देन अ प्राइवेट कंपनी, not being a subsidiary of a public company, having the paid up capital not exceeding 3 million। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी नहीं है और उसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनीज का डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना जरूरी है। देखिए, हम डिफरेंट जगह पे प्राइवेट कंपनी की थोड़ी थोड़ी चेंज करके वो चीजें बता रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो उसने कहा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन कंपनीज की नहीं होनी चाहिए, तो उसमें सिर्फ उसने प्राइवेट कंपनीज को निकाला है, लेकिन उसने कहा कि ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है और वहां पे सब्सिडरी वगैरह वाला कोई सीन नहीं है। हो सकता है वो सब्सिडरी ही हो किसी पब्लिक कंपनी की, फिर भी अगर वो प्राइवेट है खुद तो उसका 1 मिलियन से कम है तो वो लग जाएगा। बात है समझ, मतलब तो ओपन छोड़ दिया है, प्राइवेट होना लाजमी है बस, बाकी आप जो भी हो इट डजंट मैटर। एक प्राइवेट हो जाओ और एक 1 मिलियन से नीचे कैपिटल हो आपका। इधर उसने कहा कि अगर आप बचना चाहते हो तो ना सिर्फ प्राइवेट होना लाजमी है, बल्कि आपका किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी होना भी सब्सिडरी ना होना भी लाजमी है। अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हैं तो बेशक आपका कैपिटल 1 मिलियन ही क्यों ना हो, आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनानी है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है, किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है, आपका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, देन यू आर exempted from the requirement of directors report। आइए गल समझिए, कोई नहीं।
आगे है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस से मुराद ये है कि भाई हमने तमाम तर जो कवानीन है उनके साथ कंप्लाई किया है, उनको फॉलो किया है। ये डायरेक्टर्स लिख कर देते हैं। वो कहते हैं कि कमीशन जो होता है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू किसी भी तरह की कंपनी को कह सकता है कि भाई आप ये इसको करें और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अटैच करें। जनरल ऑर्डर से मुराद है तमाम कंपनीज को जब कह रहे हैं, स्पेशल ऑर्डर से मुराद किसी खास सेक्टर को, मतलब शुगर सेक्टर को कह रही है फलां चीज के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है, इस तरह की बात। ठीक है, तो ये है भाई। ओके, अच्छा अब आगे बात आई कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या है? वो कहता है मिनिमम कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होने चाहिए? द डायरेक्टर शैल मेक आउट एंड अटैच द, इंग्लिश तो कितनी अजीब है, एंड अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अ रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू। भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एक रिपोर्ट अटैच करेंगे, क्या होगा उसमें? द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स एंड अ फेयर रिव्यू ऑफ इट्स बिजनेस। स्टेट ऑफ अफेयर्स से मुराद क्या है? कंपनी का वही क्या हालात चल रहे हैं, कंपनी के एसेट लायबिलिटी इक्विटी वगैरह क्या है, कंपनी के जो है कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से चल रहे हैं, शेयर की क्या पोजीशन है, ठीक है, इस तरह की चीजें। अमाउंट इफ एनी दैट द डायरेक्टर्स रेकमेंड एज डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड के तौर पर उन्होंने अमाउंट रेकमेंड की हुई है, अगर की हुई है वो मेंशन की जाएगी। एंड द अमाउंट इफ एनी दे प्रपोज टू कैरी टू द रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व और रिजर्व अकाउंट, या एक ऐसी अमाउंट जो वो रिजर्व अकाउंट में रिजर्व्स में रखना चाह रहे हैं वो भी वो मेंशन करेंगे। तो वो कहते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर कम से कम तो 3 चीजें होना लाजमी है। पहले नंबर पे क्या है भाई कि आपका बिजनेस का अफेयर्स, बिजनेस का स्टेट ऑफ अफेयर, बिजनेस का रिव्यू ओवरऑल आपने एक देना है, बिजनेस किस तरह चल रहा है, मतलब सारे समझ आ रहे हैं यूजर्स को, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स को। सेकेंडली वो कहता है अगर कोई डिविडेंड आपने प्रपोज किया हो वो भी उसमें मेंशन करें। थर्ड वो कहता है अगर भाई आपने कोई जो है रिजर्व फंड या रिजर्व्स में पैसा लेकर जाना है तो वो भी आप मेंशन कर दे कितना लेकर जाना है वहां पर रिजर्व में रखना, किस पर्पस के लिए रखना है ये आदत। ठीक है, ये हो गया। जैसे एग्जांपल्स में दी द स्टेट ऑफ अफेयर्स मे बी समराइज्ड बाय द डायरेक्टर्स इन वन broad paragraph or it may be discussed by them at length depending on the quality of information। कहता है कि अफेयर्स जो आपने बतानी है वो होता है एक पैराग्राफ में बता रहे सिंपल, या हो सकता है कि प्रॉपर उसकी हेडिंग्स दे के जो है बुलेट्स की शेप में डिफरेंट तरह, जिस तरह आपको प्रॉपर लगता है। बेहतर बात यह है कि फेयरली प्रेजेंट होना चाहिए, समझ आए लोगों को। ठीक है, अच्छा जी, अब एडिशनल कंटेंट्स, इसके अलावा वो कहता है कि कुछ एडिशनल कंटेंट्स भी हो सकते हैं फॉर सर्टेन कंपनीज। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, ये उनके लिए है। ठीक है, और लिस्टेड कंपनी के लिए अलग से आ जाएगा। अच्छा, उसने कहा देयर आर एडिशनल कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों ही आ जाती हैं। स्पेसिफिकली लिस्टेड के लिए कुछ है वो आगे पढ़ लेंगे, लेकिन पब्लिक कंपनीज या प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की क्या है, सब्सिडरी है, उनके लिए क्या चीजें हैं। वो कहते हैं द एडिशनल कंटेंट्स आर, क्या है, नेम ऑफ द पर्संस हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिस भी टाइम पे कोई भी बंदा जो डायरेक्टर था ना वो आप लिखेंगे, क्योंकि ये हर फाइनेंशियल ईयर की आपने बनानी है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। पूरे साल में जो जो बंदे जब आपके डायरेक्टर रहे हो सकता है ना आया है, छोड़ गया है, जैसे भी हमने बहुत डायरेक्टर्स पढ़े चैप्टर 3 में, तो वो आपने सारे मेंशन करते हैं। देन प्रिंसिपल एक्टिविटीज एंड द डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बिजनेस। भाई बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या थी, मेन आपके बिजनेस ने क्या काम किया, किस तरह डेवलप हुआ है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या कमाया क्या गवाया, वो सारा कुछ। Then a description of the principal risk and uncertainties facing the company। सिंपल सी बातें हैं, क्या क्या मेजर रिस्क कंपनी फेस कर रही है, अनसर्टेनिटीज क्या फेस करी। मिसाल तौर पर जब कोविड आया था तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी लिखा होगा कि कोविड आया, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्रीज वगैरह है, बिजनेसेस हैं वो बंद किए हैं। ठीक है, तो उसके जो असरात हैं वो भी लिखे होंगे। Then any changes that have occurred during the financial year concerning the nature of the business of the company or of its subsidiaries or any other company in which the company has interest। इस तरह उसने कहा अगर किसी तरह की कोई चेंज आई है, मिसाल तौर पर कोई नया इन्वेस्टर आ गया है, या आप कह रहे हैं कि कोई बिजनेस बंद किया है, या कोई अंडरटेकिंग एडवेंचर नया ऐड कर लिया है आपने अपनी बिजनेस के अंदर या आपकी सब्सिडीज के अंदर, या कोई भी और बिजनेस जिसके अंदर कंपनी का कोई इंटरेस्ट है, सही मतलब रिलेटेड पार्टी बेसिकली, तो वो भी आपने मेंशन कर देना है। देन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड टू एनी कंटेंट्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये जरा थोड़ा समझ लें। कल हमने शायद बात की थी ग्रुप, हाँ, उसमें कि क्वालिफिकेशन होती है एक चीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चीज है, आप फिलहाल उसको यही समझ लें। मॉडिफिकेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट से मुराद क्या है कि अगर रिपोर्ट के अंदर कोई नेगेटिव है, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन भी होती है, लेकिन आप फिलहाल उसको नेगेटिव वाली ही समझ लें।
क्योंकि अभी वो चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो आप ये समझ लेंगे अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ फर्म के आपकी कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बात कर दी है कि यार ये चीज़ है, ये मसाइल थे इसके, हमें एविडेंस नहीं मिला या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, उसकी बात हो रही है, वो कहता है उसको भाई उसकी नेचर वगैरह क्या है उसको एक्सप्लेन करें क्यों वो मॉडिफिकेशन लगी है। देन इंफॉर्मेशन अबाउट दी पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन द फॉर्म स्पेसिफाइड, भाई किस तरह से शेयर्स किसके पास कितने कितने शेयर्स हैं, कैश में कितने हैं, इन काइंड कितने हैं, ठीक है, वो लिखें जरा पैटर्न ऑफ होल्डिंग। नेम एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द होल्डिंग कंपनी, अगर कोई होल्डिंग कंपनी आपकी है और वो होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी है, ठीक है, तो उसका नाम भी बताएं, उसका ओरिजिन भी बताएं, किस मुल्क की है उसकी डिटेल बताएं। देन वो कहता है ईपीएस बताएं, भाई ईपीएस का आपको पता ही है IAS 33 अर्निंग पर शेयर, वो आपने सिंपल उसका निकाल लेना होता है, वो बता देना है आपने। देन रीजंस फॉर लॉस इफ इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, अगर पूरे साल में कोई लॉस हो गया आपके एंड पे तो भाई वो उसकी रीजन बताएं क्यों लॉस हुआ है, मेजर मेजर बातें बताएं, ये फलां फलां खर्चे हुए हैं या सेल्स कम हुई है इस तरह, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अबाउट प्रॉफिट, और क्या प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में, अपना जरा आइडिया उस पर भी लोगों को दें, ठीक है। देन उसने कहा इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एनी डेट्स एंड रीजंस देयरऑफ, अगर किसी डेट पे आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, कोई लायबिलिटी आपने पे करनी थी नहीं पे कर सके तो उसकी क्या रीजन है वो भी बताएं, ठीक है। कमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कंट्रोल से मुराद होता है चेक एंड बैलेंस आसान फॉर्म में, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स में जाके आगे ISO 315 वगैरह आएंगे ऑडिट में कैफेट में, तो इंशाल्लाह क्लियर होगी चीजें मजीद। यहाँ पे वैसे ये कह रहा है कि भाई अगर फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियली चेक एंड बैलेंस आपका जो है उसके ऊपर आप कमेंट्स करें कि क्या वो एडिक्वेट है, वो सफिशिएंट है वो बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। ये ना हो कि 2 नंबरियां हो रही हो, कोई अप्रूवल ही नहीं कर रहा, एक्सपेंसेस खुद ही किए जा रहे हैं, ठीक है। चीज लाख रुपए की होती है 1.5 लाख खरीद रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपए की खर्चे हो रहे हैं, कोई टेंडर नहीं किया जा रहा, पब्लिक को नहीं बुलाया जा रहा, खुद ब खुद किसी अपने मनपसंद बंदे को टेंडर दे रहे हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो अगर ये मसाइल है तो ये डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे एनी मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन का आपको बताना है, एसेट लायबिलिटी इक्विटी को फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, व्हिच हैव अकर्ड बिटवीन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी टू व्हिच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट्स एट द डेट ऑफ द रिपोर्ट एट द डेट ऑफ द रिपोर्ट। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात हो रही है, बेसिकली IAS 10 की बात हो रही है। वो कह रहा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर एंड होने से लेकर और ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट, क्योंकि डायरेक्टर रिपोर्ट बाद में बनेगी ना, ऑब्वियसली ये आमतौर पर जब पब्लिश किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस वक्त बनती है, ठीक है। तो वो कहता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से अब तक अगर कोई ऐसा मैटर हुआ है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को हिट कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है, मिसाल तौर पे हो सकता है कोई नई लायबिलिटी आ गई है, ठीक है, या आप कहेंगे कोई केस का फैसला आ चुका है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो कहता है कि वो आप थोड़ा सा उसके बारे में बात करें, ठीक है। Then disclosure with respect to remuneration package of each of director, हर डायरेक्टर का remuneration package बताएं, CEO का बताएं, तो कितनी सैलरी वगैरह मिल रही है, कितने पर्क्स हैं उसके, कितने बोनसेस, कितने कमीशन है, क्या कोई बोनस इश्यूज उसको दिए गए हैं, या कोई शेयर ऑप्शन स्कीम आपने उसको दी है कि आप ये शेयर्स खरीद सकते हैं, पेंशन वगैरह, प्रोविडेंट फंड, कोई और इंसेंटिव है, हर तरह की चीज आपने बता देनी है। और इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाइड, भाई इसको याद करना है, ठीक है, जरूरी है याद करना। और ये बड़ा अक्सर आया था पेपर के अंदर, मुफ्त के मार्क्स होते हैं 8-9 नंबर के, तो अगर आपको ये पता हो, इसका आता हो, ठीक है, तो इसको याद करना पड़ना, इसका और कोई बात नहीं। एग्जांपल देखें, उसने कहा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बिल्कुल ये जब आप लोग, क्योंकि आप लोगों का एनुअल रिपोर्ट्स मौजूद है, मेरे ख्याल में इतनी तो सेंस आ गई होगी, आपकी तरफ से क्वेश्चन तो कोई नहीं आया मुझे इस चीज का, लेकिन खुद प्लीज जरा देखें एनुअल रिपोर्ट में, आप ऑडिटर रिपोर्ट नजर आएगी, उस पर लिखा होगा स्टार्ट पे ऊपर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, नीचे लिखा होगा टू द मेंबर्स ऑफ फलान लिमिटेड, सही है कि उसके मेंबर्स को हम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑडिटर रिपोर्ट मैनेजमेंट को एड्रेस नहीं की जाती, बल्कि किसको की जाती है, मेंबर्स को, क्योंकि मेंबर ही हायर करते हैं। एशियन में हायर होता है ना ऑडिटर, अपॉइंट होता है, वो कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स करते हैं अपॉइंट। अच्छा, उसने कहा ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इफ द ऑडिटर हैज पॉइंटेड आउट एनी ऑब्जर्वेशन or has in any way modified his opinion, the directors should address the matter and provide the members with their version of situation। वो अपने तौर पे बताएंगे, ठीक है। Example 9, say the year end date of company 30th June 2012 होगा, तो समझे ये है, and directors report is dated for 1st October, director report 1st October की है, अब 30 जून से लेकर 1st October तक तकरीबन 3 months गुजर चुके हैं। On 3rd September company has entered into a major joint venture with a foreign company
एक मेजर जॉइंट वेंचर में कंपनी जा चुकी है, द जॉइंट वेंचर इज अ मैटर दैट नीड्स टू बी डिस्कस इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। सिमिलरली इफ गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड सर्टेन एडिशनल टैक्सेशन वगैरह। अच्छा, मैंने आपको IAS 10 की वैसे रेफरेंस दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर वही बातें आएंगी जो कि बिफोर ईयर एंड हुई है, वही एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, उस तरह की नहीं है। वो सिंपल ये कह रहा है कि भाई चाहे उसका पहले से ताल्लुक है, चाहे वो बाद में हुई है, लेकिन वो अगर अफेक्ट कर सकती है किसी भी तरह फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी को, तो भाई आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बता देंगे। ठीक है जी। अच्छा, ऑथेंटिकेशन की बात आ गई है, तो ऑथेंटिकेशन भाईजान इसकी भी क्या है, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड बाय द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये दो लोग करेंगे। ठीक है जाद सर। अच्छा, इस केस में CFO का कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब है कि ये लिस्टेड और अदर देन लिस्टेड दोनों के लिए सेम है कि डायरेक्टर और CEO जो है वो साइन करेंगे, CFO का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, आगे आ गया बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बिजनेस रिव्यू ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द बिजनेस रिव्यू वही वाला जो पीछे हम पढ़ रहे थे ना, ये जो सबसे पहले जो उसने कहा था, स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर एंड अफेयर रिव्यू ऑफ इट्स बिजनेस, वो आपने देना है। तो उसने कहा कि भाई लिस्टेड कंपनी के लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या चीजें बतानी है, बाकी आपकी मर्जी है, बस एक फेयर रिव्यू दे दें आपकी जजमेंट के मुताबिक जो बन रहा है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह चलना है। भाई देखते हैं क्या कहते हैं। वो कहता है कि इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द बिजनेस रिव्यू मस्ट टू द एक्सटेंड नेसेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट परफॉर्मेंस और पोजीशन ऑफ द कंपनी बिजनेस इंक्लूड, क्या इंक्लूड होना चाहिए, the main trends and factors likely to affect the future development, performance and position of the company। भाई क्या ट्रेंड आजकल चल रही है, कोई टेक्नोलॉजी चल रही है, कोई फैक्टर्स हैं इस तरह के जो कंपनी की परफॉर्मेंस को हिट कर सकते हैं या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं। मिसाल तौर पे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होते हैं, ऊपर जा रहे हैं, अगर कंपनी कर्जे पे चलती है तो कंपनी बताएगी भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, हमें कर्जे मिलना मुश्किल हो जाएगा, मिलेंगे भी तो बहुत महंगे मिलेंगे। ठीक है, इस तरह की आप बात कर सकते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस ऑन द एनवायरनमेंट, हाँ आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट पे क्या असर है, बेसिकली वो जो CSR हम बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में थोड़ा बताना है कि भाई आपकी कंपनी एनवायरनमेंट पे क्या असर कर रही है। अगर आपकी कंपनी किसी ऐसे सेक्टर के अंदर, किसी ऐसे फील्ड के अंदर है, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, तो आप उसमें डिस्कस करें ताकि मेंबर्स भी फिर उसको पढ़ें, वो भी आपको सजेशन दे यार इस चीज को किस तरह बचा जा सकता है। ये वो बातें हैं जो बड़े लोगों की बातें हैं, जो हम हमारे कंट्रीज के अंदर तो सीन ही कोई नहीं है ना, ये तो बस इन्वायरमेंट को छोड़ो, तो किसानों की कोई कदर नहीं है, इन्वायरमेंट को क्या करना है। तो खैर कोशिश है कानून की, लेकिन कानून बनाने वाले तो करते नहीं कुछ। नेक्स्ट आ गया दी एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, स्पेसिफिकली उसमें CSR की बात कर दी है। फिर आ गया डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडुकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एज मे बी स्पेसिफाइड। ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी क्या है, ये आपने बतानी है। Then legitimate reasons for not declaring dividend despite earning profits and future prospects of dividend। अगर आपको डिविडेंड, अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं लेकिन स्टिल आप डिविडेंड नहीं दे रहे, तो भाई क्या रीजन है। देखें, डिविडेंड देना या ना देना वो डायरेक्टर्स की वो है, डायरेक्टर्स उसे कहेंगे। ठीक है, आपको याद है कि डिविडेंड जो प्रपोज करता है डायरेक्टर, उसको या तो खत्म किया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है, उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ये बात याद है ना, डिविडेंड में हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसको इंक्रीज नहीं मेंबर्स कर सकते। तो अगर डायरेक्टर कहते हैं 0 डिविडेंड, तो मेंबर्स जबरदस्ती डिविडेंड नहीं करवा सकते। हाँ, वो ये जरूर कर सकते डायरेक्टर को फारिग कर दे, इस तरह के डायरेक्टर जो डिविडेंड नहीं, वो उधर से आ सकते हैं दूसरी तरफ से। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते मुझे देने देना। इसका मतलब है कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी है वैसे तो डिविडेंड रिकमेंड करना, अब उसको कम करना। हाँ, अगर इन्होंने किया है रिकमेंड लेकिन मेंबर्स ने 0 करवा दिया है, वो फिर मेंबर के ऊपर है, लेकिन स्टिल आपने बताना है भाई कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लेकिन डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे, और फ्यूचर में भी आप के प्रोस्पेक्ट्स हैं डिविडेंड के अगर तो, और आप फिर भी डिविडेंड नहीं दे रहे, तो फिर क्या रीजन है इसकी, वो बताना। ओके जी। अच्छा जी, यार आप आगे आ जाए, बस ये थोड़ा सा रह गया, फिर कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की बात होगी, इसकी बात हो रही है एनुअल रिटर्न। अच्छा, रिटर्न से मुराद शायद पहले भी कभी मैंने आपको बताया हो कि ये जो रिटर्न वर्ड यूज हो रहा होता है, इसका मतलब होता है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने, अपनी डिटेल्स बतानी है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, उसको रिटर्न बोला जा रहा है। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न है, इनकम अपनी आपने बतानी होती है, एक्सपेंसेस वगैरह बताने होते हैं,
आपने टैक्स में पढ़ा होगा सेक्शन 114 कहता है किस किसने आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 114 ये कह रहा होता है आपने किस किस लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है और किस तरह करनी है। ठीक है, वो खैर किस तरह करनी है और पूरे का पूरा ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर, तो एक दिन का काम तो नहीं है सीखना उसे, लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न है। देन आपको सेल्स टैक्स रिटर्न का पता है, सेल्स टैक्स में आपको पता है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 वो बताता है कि आपने सेल्स टैक्स रिटर्न मंथली बेसिस पे किस तरह करनी है। और अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं वो तो ना सेल्स टैक्स एक्ट कहता है गुड्स अगर सेल कर रहे हैं, अगर सर्विसेज दे रहे हैं सर्विसेज के अंदर आपका प्रोविंशियल अथॉरिटीज होती है, जैसे पंजाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध के अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, केपी के अंदर केपी रेवेन्यू अथॉरिटी है। सही है, वो ये बताते हैं कि आपने सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स भी लगाना है और हर मंथ आपने करनी है। मैं बस थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ रिटर्न से क्या हो रहा है। इसी तरह एसईसी पे भी ऑब्वियसली भाई कमीशन है, कमीशन भी कहता है यार हमें भी हर साल डिटेल्स बताओ। कमीशन कहता है कि भाई ये जो बातें हो रही होती हैं कि आपने एजीएम कर ली है, एजीएम बतानी है, तो इसका क्या मतलब बताने को मैं रिटर्न बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने हमें बताना है एजीएम होल्ड हुई थी किस तरह हुई थी, डायरेक्टर्स के इलेक्शन में आपने हमें बताने हैं किस तरह हुए हैं, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट हुई आपने हमें बतानी है। ठीक है, तो वो रिटर्न बेसिकली होती हैं चीजें। अच्छा, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली थोड़ा इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह हमने लेकर चलना है। अब बड़ा इजी है और ये चीज प्रैक्टिकल, इंतहाई प्रैक्टिकल है। जो लोग प्रैक्टिस में बेसिकली आर्टिकल्स में भी आप लोग जाओगे तो अब बात वही है कि मैं बात करने लगा हूँ। कुछ लोग शायद समझते हैं सर कि क्योंकि अपनी फॉर्म इतनी बड़ी नहीं है तो शायद वो इसलिए कहते हैं नहीं भाई। मैंने आज तक अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली, वैसे भी लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को स्पेशली आज तक गलत मशवरा नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो टीचर है स्पेशली आपके प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, ही और शी मस्ट एक्ट लाइक अ मेंटोर। वो एक मेंटोर के तौर पर होना चाहिए। हमें अपने दौर में कुछ सही मेंटोर मिल गया, कुछ नहीं मिले, लेकिन यार हम जो कर सकते हैं आप लोगों के लिए गाइड ही कर लेना। हम कौन सा इस पर खर्चा आ रहा है कि जो मैं घबराऊं। ठीक है, कि मतलब जेब से पैसे जाने। बात यह है कि अच्छा मशवरा देना चाहिए। देखें, दुनिया इस वक्त है स्किल सेट की। ठीक है, अगर आप एक स्किल लेकर जाएंगे, यकीन करें दुनिया इस वक्त का जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है ना, आपका काम ही नहीं है कोई। यहाँ पे मैं आपको बड़ा बड़ा स्ट्रेट बता रहा हूँ, जहां पर भी जाए कोशिश करें ज्यादा काम सीखें भाई, ज्यादा काम सीखें। आप स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या है, वो चाहते हैं कि 3.5 साल ऑडिट ही करते रहे। भाई ऑडिट इज नथिंग, लिटरली ऑडिट इज नथिंग। प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर ऑडिट का कोई स्कोप नहीं है। मैं आपको बड़ा ओपनली ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंपनीज ही, बड़ी थोड़ी है, बहुत थोड़ी कंपनीज है, ठीक है, जो ऑडिट को सीरियस लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर एसएमएस, लिटरली अबाउट 85-90% कंपनीज आर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। उनका कोई कंसर्न नहीं ऑडिट के साथ। उनका कंसर्न क्या है? उनका कंसर्न है भाई हमारे ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, हमारी टैक्सेशन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, हमारे अकाउंट्स फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, हमारे रेगुलेटरी जो मामला हैं इदारों के साथ उनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। ऑडिट का उन्हें कोई नहीं है इतना कंसर्न। ठीक है, तो लोग ऑडिट के पीछे भाग रहे होते हैं। हाँ, अगर आपने बाहर जाना है, इंटरनेशनल मूव आपने करना है, तो उस सीन में ऑब्वियसली यही है, क्योंकि अगर आप यहाँ से इंडस्ट्री में आर्टिकल्स करके बाहर जाते हैं तो वर्थ नहीं है। फॉरेन फ्रेश आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके काम करने के तरीके और हमारे जुगाड़ी तरीके, हम हर चीज में जुगाड़ लगाते हैं यहाँ पे। सही है, तो वो हो भी जाती है, लेकिन बहुत रेयर सीन है कि आपको डायरेक्ट वहां पे इंडस्ट्री मिले। वो यही देखते हैं पहले उसने एनवायरनमेंट देखा हो वहां का, कोई ना कोई चीज ऐसी और की हो, फिर वो आपको इजी होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ बंदे ने 7-2 साल लगाएंगे, फिर वो किसी इंडस्ट्री में ले जाते हैं। हमारे फील्ड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, सीए के हवाले से, तो सबसे बेहतर होता है किसी फर्म में जाना है। ठीक है, और इजी होता है, लेकिन वो इजी भी उनके लिए होता है जिन्होंने किसी बहुत बड़ी फर्म, बहुत बड़ी क्या है जो यही इंटरनेशनल एफिलिएशन वाली है, इनको 100 साल 150 साल हो गए हैं बने हुए। तो अगर आप उनके साथ करते हैं जिनकी इंटरनेशनल एफिलिएशन तगड़ी है, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लिटरली अगर यू हैव टू स्टे इन पाकिस्तान, यू वांट टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, यू वांट टू डू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, ऑडिट इज नॉट द अप्रोप्रिएट फील्ड फॉर यू। ये मैं आपको बड़ा भाई होने के नाते मशवरा दे रहा हूँ। पहले अपने गोल्स अलाइन करें, गोल्स समझें अपने कि भाई करना क्या है, उन गोल्स के मुताबिक अपने एक्शंस लें। ठीक है, अगर आपका वो मूड है तो फिर करें, अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर भाईजान ऑडिट का कोई सीन नहीं है, कोई नहीं करवाना चाहता ऑडिट। अगर आप जॉब करेंगे तो आपने एक्सटर्नल ऑडिटर थोड़ी लगना है वहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आ जाएंगे ना मैक्सिमम, बस और क्या आना है आपको। ठीक है,
तो भाई जो ऑडिट आना है वो तो आपको फर्म को जरूरत है, ठीक है। फर्म के अंदर आप करना चाहेंगे और अगर फर्म में आप जॉब कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्लाइंट्स को तो चाहिए नहीं ऑडिट अभी, क्योंकि आपने जब स्टार्ट करनी है आपने स्क्रैच से स्टार्ट करनी है आपको, अनलेस आपको कोई फर्म फॉरन फ्रेश को रख लेती है कि आपको हम पार्टनर रख लेते हैं, वो नहीं रखती कोई भी, ठीक। जाहिर एस्टैब्लिश फर्म है, वो आप क्यों पार्टनर की, वो पार्टनर तब रखते हैं जब उन्हें लगे कि यार ये कुछ क्लाइंट्स भी लेकर आएगा और उसकी कॉम्पिटेंस भी इतनी ज्यादा है, वो भी आपने आर्टिकल्स किए होते हैं। तो खैर इसका मतलब अगर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है तो भाई ये बहुत जरूरी है कि यू मस्ट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। पहले एक लाइन होती है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ठीक है, कि भाई अगर आप सारी चीज में हैं तो फिर किसी चीज में भी मास्टर नहीं है। सर आपको सीन नहीं है, आपको मास्टर होना रिक्वायर्ड ही नहीं है, आपको स्किल्स ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा स्किल्स सीखें, कॉम्प्रिहेंसिव सीखें। मेरे सामने क्लाइंट बैठता है, अगर वो ऑडिट की बात कर रहा है तो मैं ऑडिट की बात करूंगा, अगर बीच में वो एससीसीपी कॉर्पोरेट की बात करता है, मैं क्या ये कह रहा हूँ मैं दूसरे पार्टनर को बुलाता हूँ, नहीं भाई, यू हैव टू लिसन टू हिम। आपने उसको सुनना है, आपने उसको उसी वक्त जवाब देना है, ठीक है। आपने उसी वक्त उसके साथ डिस्कस बातें करनी है। अगर आप लैग करेंगे, मतलब वो नहीं सुनना चाह रहा कि नहीं मुझे तो सिर्फ ये चीज आती है, वो इसका मतलब आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना पड़ता है। तो इसलिए खैर बात ये थी कि आर्टिकल्स के अंदर जो लोग कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे होते हैं उनका तो बहुत वास्ता पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हर बंदे को चीजें आनी चाहिए आर्टिकल्स में, चाहे आप ऑडिट के अंदर है, चाहे सिर्फ टैक्स कर रहे हैं। एक तो पहले नंबर पे सिर्फ वाला खत्म हो जाना चाहिए सीन। हम लोग भी जैसे हैं और इस तरह बहुत सी फर्म्स और भी जो मिड टियर फर्म्स हैं जो प्रॉपर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं होते, दे ऑफर अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, सही है। वो एक डिफरेंट तरह की एक आपकी एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके स्किल सेट बनाते हैं। उस वक्त हाँ स्टूडेंट को लग रहा होता है कि यार ये क्या है, ये भी कॉमर्स, ये भी, लेकिन भाई यही आपका बाद में आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होनी है, इससे आपको प्रोफेशनल नॉलेज इससे बढ़ता है। अच्छा, तो ये भाई सबको आनी चाहिए चीजें, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल है जो अभी हम पढ़ने लगे। एनुअल रिटर्न पहले आगे रिक्वायरमेंट किसकी है, इट्स अ स्नैपशॉट ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन। भाई जनरल इन्फॉर्मेशन आपने बतानी होती है, कंपनी थी, उसका क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी की बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, फिर अगर कोई शेयर होल्डर चेंज हुए हैं तो वो आ जाएगा, इस तरह की बातें आ जाएगी, ठीक है। तो ये भाई आपने सारे उसके डायरेक्टर्स ऑफिसर्स वगैरह सारा कुछ आपने बता देना होता है। डेट ऑफ एनुअल रिटर्न भाई कब करनी होगा, तो द एनुअल रिटर्न इज प्रिपेयर्ड एज ऑन द डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। ये उसी डेट पे होती है जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है। वेयर नो सच मीटिंग इज हेल्ड और इफ हेल्ड इज नॉट कंक्लूडेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर ईयर। लेकिन उसने कहा कि आपने एनुअल रिटर्न जो है ना वो लाजमी सबमिट करवानी है एससीसीपी को, ठीक है। लेकिन कब करवानी है, कहता है अगर तो आपने एजीएम की थी तो उस एजीएम की डेट पर ही एनुअल रिटर्न उस डेट की होती है, लेकिन जमा बाद में करवानी होती है, ठीक है। बात जरा समझेंगे, विद इन 15 डेज होती है आपने जमा करवानी और लिस्टेड में 30 डेज में। तो आपने वही बात है ना कि एजीएम वगैरह आपने रिपोर्ट कब करनी है, तो भाई लेकिन वो होगी एनुअल रिटर्न किस डेट की, मतलब एज ऑन, जिस तरह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट या एज ऑन 30 जून होती है, लेकिन बनती तो बाद में, ठीक है। तो इसी तरह यह है कि भाई एनुअल रिटर्न होगी, सबमिट तो बाद में होगी, लेकिन एज ऑन कब तक की डिटेल्स उसमें शामिल होगी, एजीएम की डेट तक की। अच्छा, अगर एजीएम नहीं हुई किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल एसएमसी या उसकी नहीं हुई, उसकी तो वैसे रिक्वायर्ड ही नहीं है, और इसके अलावा भी अगर नहीं हुई या अभी कंक्लूड नहीं हुई, आगे चलती जा रही है, वो एडजर्न होती जा रही है, तो भाई वो फिर भी कहता है कि लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर तक आपने एनुअल रिटर्न लाजमी जमा करवा देना, बता देना भाई ये सीन, ठीक। अगर मीटिंग हो ही था। अच्छा, एबीसी लिमिटेड रिसेंट फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2021 एंड एजीएम वाज हेल्ड ऑन 24 अक्टूबर, ठीक है। उसने कहा 24 अक्टूबर को एजीएम हुई है, तो भाई पर्टिकुलर जो है वो 24 अक्टूबर तक के ही आपने एनुअल रिटर्न में बनाने हैं, ठीक है। एग्जांपल नेक्स्ट, डीईएफ लिमिटेड रिसेंट फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2021 एंड एजीएम वाज नॉट हेल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन होती, कॉन्ट्रावेंशन में आ गई भाई, एजीएम हुई ही नहीं है, की ही नहीं है एजीएम। भाई वो कहता है कि अभी भी आपने एनुअल रिटर्न लाजमी सबमिट करवानी है, ठीक है। वो 31 दिसंबर तक करवानी है। अगर आप 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न भी जमा नहीं करवाते, मतलब है कि एक तो ना एजीएम आपने कंडक्ट करनी हो तो आपने अपने लिए करनी है, ठीक है, और उसकी डिटेल्स बेसिकली आपने बतानी होती है आगे उनको। अगर आपने कंडक्ट नहीं की, वो एक वायलेशन है, उसका तो आपके साथ हो जाएगा जो होना हुआ। एनुअल रिटर्न भी नहीं आपने सबमिट की, बताया भी नहीं है कि एजीएम हुई है कि नहीं हुई, भाई ये दूसरी वायलेशन है, ठीक है। ये नहीं है कि बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ जब एजीएम ही नहीं हुई तो एनुअल रिटर्न किस तरीके, नहीं, वो कहते हैं कि आपने हमें लाजमी बताना, ठीक है। अच्छा, आगे आ गया रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफाइड फॉर्म। एवरी कंपनी ईच ईयर
prepare and file with the registrar an annual return containing the particulars in a specified form as on the date of annual return. ओके जी, वो कुछ फॉर्म्स हैं, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है। फॉर्म ए का मतलब एजीएम एनुअल या एनुअल रिटर्न कह लें, ए फॉर एनुअल। भाई कंपनी जिस ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है वो फॉर्म ए होता है, वो सबमिट करवाती है, ठीक है। और ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है वो फॉर्म बी सबमिट करवाती है, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं एससीसीपी की तरफ से जो आपने फिल करके जमा करवाने होते हैं, ठीक है। अब जरा याद करें, एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ, या अभी आप लोगों ने कुछ सर्च भी करना है। एक बार मैंने आपको कहा था कि कंपनी नेम सर्च करना मैंने आपको सिखाया था, टाइम याद है, काफी बचपन की बात है जब ये स्टार्ट किया था। अभी भी करना है वैसे आप लोगों ने, वो खोले सिंपल गूगल कर लें एससीसीपी कंपनी नेम सर्च, आपके सामने एक लिंक आ जाएगा, वहां पे आप कंपनी का नेम लिखेंगे। पूरा प्राइवेट लिमिटेड वगैरह लिखना लाजमी नहीं है, कुछ भी हिस्सा लिख दें जो आपको पता होगा कंपनी है, कोई भी लिख दें, ठीक है। वो आपके सामने कंपनी आ जाएगी। अच्छा, उसमें आएगा जी कंपनी का नेम आ जाएगा, इनकॉर्पोरेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, आगे लिखा होगा फॉर्म ए और बी मेड अप टू। ये किसी ने पूछा भी था उस वक्त, ठीक है, कि ये क्या चीज है, फॉर्म ए और बी मेड अप टू, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि ये उसने बता दिया क्या होता है। फॉर्म ए का मतलब क्या है, कंपनी शेयर कैपिटल वाली थी उसने किया कि नहीं। फॉर्म बी का मतलब क्या है, कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं थी क्या, उसने एनुअल रिटर्न फाइल किया कि नहीं, एनुअल रिटर्न के नाम है। आइए कल समय कि उस वक्त आपने देखो, अभी फिर देखें। टाइम लिमिट भाई कितनी देर में करना है, वो कहता है द एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। 30 days के अंदर करना है। हाउएवर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द रजिस्ट्रार मे फॉर स्पेशल रीजन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ फाइलिंग। वो भाई 15 दिन के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है। मतलब है कि आपने एनुअल रिटर्न 30 days के अंदर सबमिट करवानी है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब इसको 15 दिन के लिए रजिस्टर्ड कंपनी के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड इन रजिस्टर्स ऑल द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द एनुअल रिटर्न। जो जो पर्टिकुलर्स उसमें आते हैं वो आपने भाई शैल हैव प्रीवियसली एंटर्ड इन वन और मोर रजिस्टर्स केप्ट बाय द कंपनी फॉर द पर्पस। वो भाई पहले से किसी रजिस्टर के अंदर मेंटेन हो। अच्छा, रजिस्टर ना पहले मैनुअल होते थे, अब सारा सॉफ्ट रिकॉर्ड होता है। कहने का पर्पस है कि अगर आपने एजीएम एनुअल रिटर्न आपने बनानी है, आपने कंपनी का नेम शेम उसका एड्रेस वगैरह लिखना है, तो ये चीजें पहले मेंशन हो गई हैं आपके पास। और उसमें मेंबर्स लिखने हैं, कौन कौन मेंबर है, कितने कितने शेयर उनका सीएमएस नंबर, एड्रेस क्या है, या आपके पास कहीं ना कहीं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी मौजूद होनी चाहिए। फिर डायरेक्टर्स की लिस्ट आ जाती है, या आपके पास रजिस्टर ऑफ ऑफिसर्स भी होना चाहिए। ऑडिटर की लिस्ट आ जाती है, ऑडिटर तो एक ही होता है, खैर उसकी कंसेंट होती है ऑडिटर की कि हाँ भाई मैं आपका ऑडिटर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो डिटेल्स बेसिकली वो कहता है आपको रिकॉर्ड में भी मौजूद होनी चाहिए जो आपने इधर डालनी है, क्योंकि फिर कभी भी हो सकता है कि रजिस्टर आके यार ये जो एनुअल रिटर्न में चीजें शो की हैं इसका डाटा भी लिखा हुआ है या नहीं। नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर सिंस लास्ट रिटर्न। अच्छा, वो कहता है कि अगर पिछली रिटर्न से पिछले साल से लेकर अब तक कोई भी चेंज नहीं आया, जो लोग पहले थे वही लोग अब हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्टिविटी पहले थी वही अब है, जो एड्रेस पहले था वही अब है, जो मेंबर्स पहले थे वही अब है, जो डायरेक्टर्स पहले थे वही अब है, जो सीईओ पहले था वही अब है, जो ऑडिटर पहले था वही अब है, ठीक है। अगर वो कहता है किसी तरह की चेंज नहीं आई, फिर क्या करना है। The above provision shall not apply for the following companies in case there is no change of particular in the last annual return filed with the registrar। कहते हैं दो कंपनीज के लिए अगर चेंज नहीं आया तो फिर इन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन इसके अलावा जो कंपनी फिर भी करेंगे चाहे चेंज आया नहीं है। पहले नंबर पे एसएमसी एक सिंगल मेंबर कंपनी है। देखो, सिंगल मेंबर कंपनी ने एजीएम फाइल नहीं करनी थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, याद है। एजीएम फाइलिंग की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी उस पर नहीं लगती, उसके अलावा हर कंपनी पे लगती है रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल, हर कंपनी ने करनी सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा। लेकिन एनुअल रिटर्न सिंगल मेंबर कंपनी ने भी बतानी है, उसमें ये बताना होता है कि एजीएम नहीं हुई, हमारी बनती नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये कह रहा है कि अगर लेट्स से रिक्वायरमेंट तो नहीं थी लेकिन स्टिल एजीएम करवा ली गई है, उन्होंने कहा करवा लेते हैं। जैसे डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना होता है, अब वो तो एजीएम ही होना है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि डायरेक्टर का इलेक्शन हुआ, वो 3 साल तक रहना, बीच में तो नहीं करवाई, तीसरे साल फिर करवा ली, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, खैर उसने कहा इन एनी केस अगर सिंगल मेंबर कंपनी है या एक प्राइवेट कंपनी है जिसका कैपिटल 3 मिलियन से कम है, अब इसमें देखिए उसने सब्सिडरी वाली बात नहीं की, पब्लिक सब्सिडरी वाली, ये थोड़े से फर्क है, इनको समझ लेना है। अभी हमने पीछे क्या कहा था, डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऐसी प्राइवेट कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है जो प्राइवेट भी है, जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है और इनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है। यहाँ पर उसने सिंपल कहा है ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, चाहे वो सब्सिडरी है या नहीं है, डजंट मैटर। तो भाई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 3 मिलियन से कम है और एसएमसी अगर इनकी पिछली एनुअल रिटर्न से लेकर अब तक इस डेट तक न्यू डेट तक कोई चेंज नहीं आई, उनको
नई वाली फाइल करने की नीड नहीं है। इसके अलावा हर कंपनी ने चाहे चेंज आए चाहे चेंज ना आए एनुअल रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। ऑल अदर कंपनी शैल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म सी, वो फॉर्म सी सबमिट करवाएंगे। देयर इज नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर इन द लास्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि दो कंपनीज हैं, इनको तो जरूरत ही नहीं है ना कोई डिस्कस करने की भी, ठीक है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी कंपनी है वो बताएगा लाजमी, जैसे वो भी एक रिटर्न ही है, वो भी एक डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा, उसको फॉर्म सी बोला जाता है। फॉर्म सी बताएगा भैया ये चेंज कोई हमारे पास नहीं आई। आगे बस में ये एनुअल रिटर्न थी जी हमारी। किसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो देख लिया। पेनल्टी उसने बता दी है, लिस्टेड ओनली लेवल 2 है, बाकी लेवल 1 की। ठीक है सर, कोई मसला किस तरह कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, चैप्टर एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। कल इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर एक चैप्टर रह जाएगा हमारा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइंडिंग अप। इस बार पेपर में बड़ा आया था स्प्रिंग 24 में, इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये जो है ना 11 10 11 12 तो भाई बहुत ही अहम है। अहम सारे ये 12 चैप्टर हैं, कितने ज्यादा है, लेकिन जो कुछ जो बहुत अहम है उसमें चैप्टर 3 डायरेक्टर्स वाला आ जाता है, आपकी चैप्टर 8 आया था जनरल मीटिंग्स वाला, आपका डिविडेंड का चैप्टर, इन्वेस्टमेंट का चैप्टर, और ये 11 12 आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मिलते हैं कल इंशाल्लाह।